मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्री फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं मूविंग आपके मैग्नेटिज्म और मैटर मतलब कि चुंबकत्व और द्रव्य के आपके पांचवें लेक्चर में। तो पांचवें लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन जो लोगों ने चौथा लेक्चर नहीं देखा है वो फटाफट से चौथा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि चीजें आगे आसान हो जाए। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फॉर्मेट देखा था जिसमें पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हमें ज्ञान हुआ, जिसमें हमें यह पता चला कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कई अवयव होते हैं, जिसमें पृथ्वी के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक भी शामिल है। पृथ्वी के क्षैतिज घटक को BH और ऊर्ध्व घटक को BV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सहायता से पृथ्वी के वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र और नतिकोण को निकाला जाता है। तो आज हम लोग वही काम करने वाले हैं, पृथ्वी के क्षैतिज और चुंबकीय क्षेत्र और नतिकोण से रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है नतिकोण का मान, मतलब 30 डिग्री थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कि क्षैतिज घटक क्या होगा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। तो आइए फटाफट से बिना समय गवाए सॉल्व करते हैं। आपको बहुत अच्छे से बताया कि थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है BV की वैल्यू। तो BV की वैल्यू दी हुई है, तो BV की वैल्यू 0.2√3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला ये रख लिया। यहां से अगर आपको निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू आप लगा सकते हो BV अपॉन BH। क्यों ये लगाया तो उसका मैं बता दूं कि क्योंकि आपको क्षैतिज घटक निकालना था, इसलिए मैंने ये काम करा। तो यहां से अगर मुझे BH निकालना होगा तो BV अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं और यहां आपने BH इज इक्वल टू BV की वैल्यू रख दी 0.2√3 इंटू 10⁻⁻4 और यहां आपने रख देना है क्या tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है तो बताने की जरूरत है नहीं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आप रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻4 अपॉन 1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा और इसको आप कर लेंगे सॉल्व, तो ये फाइनली हो जाएगा √3 इंटू √3 और ये हो जाएगा आपका BH इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यहां से आपने BH की वैल्यू निकाल ली 0.6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये आपका BH की वैल्यू मिला। जैसे ही BH की वैल्यू मिल जाती है और BV की वैल्यू मिल जाती है, आप निकाल लीजिए इसका वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर B, जो कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मूला होता है BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। यहां से आपने क्या किया कि BH का फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये है 0.2√3 इंटू 10⁻⁻4 जो कि कॉमन रहेगा और यहाँ पर आपका 0.6 का स्क्वायर और 10⁻⁻4 जो कि कॉमन रहेगा बाहर कर लीजिएगा, वही आना। अब इसको स्क्वायर करके ऐड कर लेना है आपको, ये स्क्वायर है बच्चों। तो ये फाइनली हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर 0.4 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा 0.4 इंटू 3 1.2 और फाइनली यहाँ पे आपको मिलेगा 0.36 और फाइनली 10⁻⁻4 आपने क्या कर लिया बाहर। इसको कर लीजिए ऐड, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा ऐड कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻4। इसको रूट से निकाल लेंगे 1.56 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी किसमें टेस्ला में। याद से कर लेंगे, ठीक। कहानी समझ में आ गई। अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड है आपके आभासी नमन कोण पर, आभासी नमन कोण या नतिकोण पर। तो शायद आपको याद होगा कि आभासी नतिकोण या नमन कोण कैसे प्राप्त होता है, तो जब आपका चुंबकीय आमुत्तर की दिशा में न हो, जब कोई आपका मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय आमुत्तर में न हो, तब ऐसे केस में वो क्षैतिज के साथ जो एंगल बनाता है उसे हमने आभासी नतिकोण कहा था। उसी के बेसिस पर एक एग्जांपल आपके सामने ये, चुंबकीय आमुत्तर में 30 डिग्री कोण पर चुंबक को लटकाने पर, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री कोण पर लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। वास्तविक नमन कोण या नतिकोण का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका।
तो चुंबकीय आवर्तन से 30 डिग्री के कारण यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आभासी नति कोण का मान। अब थोड़ा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। ठीक, ऐसे केस में आपको पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों आपका BV/BH। ये तो आपको वास्तविक नति कोण के लिए पता ही है। अब यहाँ पर अगर आभासी नति कोण का कहानी आपको पता है, आभासी नति कोण, तो आभासी नति कोण कितना दिया हुआ है? आभासी नति कोण है 45 डिग्री। तो आभासी नति कोण के लिए थीटा डैश लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 45 डिग्री। रिमेंबर, यहां से आभासी नति कोण के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BV/BH। और ये BH जो है वो नया जो कोण है वो BH cos फाई के रूप में आता है। ठीक है, याद है ना? ये आपका यामोत्तर के साथ जो कोण बनता है जिसको हम दिक्पात या नति कोण, दिक्पात कोण कहते हैं। अब यहां से आप tan 45 को tan 45 रहने दीजिए, और BV/BH को आप रख सकते हैं tan थीटा, जो कि एक वास्तविक नति कोण है, और यहाँ पे cos फाई लिख दीजिए। यहाँ अगर आपसे मैं पूछूं कि tan थीटा निकालने की कोशिश करिए, तो tan 45 की वैल्यू पता ही है, tan 45, और यहाँ पर साथ में आपको क्या मिलेगा? cos फाई। फाई की जगह पे वैल्यू 30 रख सकते हैं, 30, और ये वैल्यू 1, और cos 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? तो cos 30 की वैल्यू आप रखेंगे √3/2। √3 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, 1.732, और अपॉन 2 डिवाइड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 0.8666 समथिंग करके आ जाएगा। ये आपको मिला tan थीटा। 0.866 जो की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू जब भी होगी 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है, इसका मतलब कि जो आपका वास्तविक नति कोण का मान मिलेगा वो लगभग tan 41 डिग्री के आसपास मिलेगा। आप चेक कर लेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो वास्तविक नति कोण का मान मिलेगा वो मिलेगा 41 डिग्री। बात समझ आ गई? तो ये हो गया आपके वास्तविक नति कोण का मान। ओके, तो मैग्नेटिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर अब आ चुके हम लोग। जो हमने एग्जांपल देखा वो तो हमारे पृथ्वी की चुंबकत्व को लेकर के था, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर हम लोग अब बात करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग देख रहे थे कि पृथ्वी चुंबक है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक नया फैक्टर है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हर पदार्थ ही चुंबक है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हर पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण पाया ही जाता है। और ये बात हमें बताते हैं फैराडे। फैराडे ने कहा कि पदार्थ चाहे जो भी हो, हर पदार्थों में इलेक्ट्रॉन है ही, स्पिन होगी तो उसके अंदर सारे पदार्थों में चुंबकीय गुण पाए ही जाएंगे। कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण तभी दिखाता है जब उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि जब किसी भी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वो चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी भी हो सकती है, और इन सब चुंबकीय प्रवृत्ति को मापने के लिए कुछ मापदंड, कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं, और उन पैरामीटर को हम धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक, तो पदार्थ में चुंबकत्व से संबंधित परिभाषाएं, ये वो टर्म्स हैं जिनकी बेसिस पर हम अब पहले पदार्थ के गुणों के जाने कि पदार्थ के अंदर वो कौन कौन से गुण हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक पदार्थों में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं जिन्हें निम्न गुणों द्वारा परिभाषित किया जाता है।
किया जाता है। कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहला जो गुण होगा वो होगा चुंबकन तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी? इसको समझेंगे पहले। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि हर पदार्थों में इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन करेंगे, उसके मूवमेंट की वजह से डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, और वो एटॉमिक डायपोल मूवमेंट सब में है, इसलिए सब में कुछ न कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी पदार्थ के बारे में बात करूं तो इस पदार्थ में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो कि अपना बिहेवियर रखते होंगे कुछ इस तरीके से। ये कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहे हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन से बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि चुंबकीय प्रवृत्ति में साथ देते हैं पदार्थ की। ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है, और वही मेरे पास इसके कंपैरेटिव एक और पदार्थ है जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर तो कुछ न कुछ होगा। ठीक, जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, देख के बताइएगा कि क्या समझ में आया। तो मैं जरूर बता सकूंगा कि पहले और दूसरे में इसमें जो स्पिन बिहेवियर या फिर डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रॉनों का वो ज्यादा देखने को मिल रहा है इसकी कंपैरेटिव। इस तरीके से अगर मैं बात करूंगा किसमें चुंबकीय गुण या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसमें ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कि चुंबकन तीव्रता ज्यादा किसमें पाई जाएगी, तो ज्यादा होगी इस वाले पदार्थ में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की परिभाषा समझ में आने लगी होगी कि एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुवों का परिमाण, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुवों का परिमाण उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। तो याद हो गया, इसे हम लोग दिखाते हैं वेक्टर ऑफ आई से। तो वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ एम, जो कि आपके स्पिन डायपोल मोमेंट है जो कि सारे पदार्थों का है, और ये कुल आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित कुल द्विध्रुव आवरणों की माप को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। सिंस हम जानते हैं कि इस पदार्थ की लंबाई जो है वो L है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, तो ऐसे केस में आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि I की जो यूनिट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, m और v दोनों पर। तो m का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद है आपको, और नीचे हो जाएगा मीटर क्यूब, ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो ये एक सदिश राशि है। अगर ये स्पिन मोमेंट आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक जैसा ही बिहेव करेगा, और इसलिए यह एक सदिश राशि मानी जाती है। आई होप दिमाग में बात जा रही होगी। तो इसका डायमेंशन अगर निकालना होगा बच्चों, तो डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा। इसका डायमेंशन हो जाएगा a, इसका l, तो हो जाएगा a l-1। ओके, बात समझ आई? अच्छा, फटाफट से चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो होगा वो आपका होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र, ठीक, इसे H से दिखाते हैं बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान दीजिएगा, तो होता क्या है बच्चों कि अगर मैं बात करूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो पदार्थ में पहले से तो अपना गुण होता ही है, बाहर से आने वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को भी वो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो अपनी चुंबकीय क्षेत्र मतलब उसके वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो कि बाहर से आपने लिया, तो अपने चुंबकीय क्षेत्र बाहर से चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग उस पदार्थ के लिए
चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। बात समझ आई? फिर से मैं बता दूं कि किसी पदार्थ के लिए वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग, उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं उस पदार्थ का। तो मान लेते हैं कि इसे तो हमने दिखाया है वेक्टर ऑफ एच से। मान लेते हैं कि जो हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ के द्वारा लेकर के आते हैं उसका और वस्तु का चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग। सदिश योग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वो राशि पहले से है तो आप उससे ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब कि उसे आप घटा देंगे। तो इसे दिखाने का तरीका क्या होगा? वेक्टर ऑफ आई से हम लोग दिखाते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को, और ये है आपका पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू, यहां पर आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ एच। तो ये है फॉर्मूला चुंबकन क्षेत्र का। तो चुंबकन क्षेत्र वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वेक्टर ऑफ आई। यहां पर ये इसका फॉर्मूला है। इसके बारे में अगर मैं और डिटेल में बात करूं, जैसे मैं अगर ये बोलूं कि निर्वात में क्या होगा, तो निर्वात में बच्चों आई की वैल्यू क्या हो जाती है? निर्वात में आई की वैल्यू मतलब कोई तीव्रता नहीं होगी, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में वेक्टर ऑफ एच इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट लिखा जा सकता है। तो इसकी यूनिट अगर मुझे निकालनी होगी तो इसकी यूनिट वही होगी जो आई की होगी। तो वेक्टर ऑफ एच की यूनिट निकालनी होगी तो आप लिख सकते हैं इसकी यूनिट एच इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर। ओके, तो इसका डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा। यह भी एक सदिश राशि, इसकी दिशा भी हम लोग आई से ही ज्ञात कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। अगले क्लास में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।